से पहला केस नंबर 1। मान लो मैंने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया। मैंने एक मशीन परचेज किया, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीन परचेस्ड। ये मशीन कितने का था? मान के चलते हैं 5 लाख रुपीस का मशीन था। ये सारा का सारा मशीन वॉज डिसमेंटल्ड। ये क्या था? ये डिसमेंटल्ड था। इसे असेंबल करना पड़ा। तो असेंबल करने में टोटल हमें 30 डेज लग गए, और फाइनली वो 30th 4 2020 पे असेंबल हो चुका है। असेंबल्ड। जब ये मशीन असेंबल्ड हो चुका, तब हमने उसे क्या कर दिया? पुट टू यूज। हमने क्या कर दिया? उसे पुट टू यूज। ये जो मशीन असेंबल हुआ है, ये अपने आप तो नहीं हुआ, इसके लिए एक टेक्नीशियन चाहिए। टेक्नीशियन ने पूरा 1 महीना लगाया और इस मशीन को क्या कर दिया? असेंबल करके दिया। इस टेक्नीशियन को हमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस देना पड़ा। इंस्टॉलेशन का खर्चा देना पड़ा, मान के चलते हैं 50,000 रुपीज। ठीक सर। ये जो 50,000 रुपीज हमने इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया है, इसी 50,000 रुपीज को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहलाता है? बिकॉज ये एक्सपेंडिचर एसेट के पुट टू यूज होने से पहले के खर्चे हैं। ये एक्सपेंडिचर एसेट के पुट टू यूज होने से पहले के खर्चे हैं। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये कहां पे जाएगा सर? ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। सीधी बात है। अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो बता सकते हो क्या कि इसकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000? बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब सर। हम मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट फॉर ₹50,000। हमने यहां पे मशीन अकाउंट डेबिट क्यों किया है? बिकॉज वी वांट टू कैपिटलाइज दिस एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को मुझे कैपिटलाइज करना है, दैट्स व्हाई आई एम डेबिटिंग मशीन अकाउंट, बिकॉज मशीन इज एसेट इन नेचर, और एसेट का इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में पड़ता है। भले हम नरेशन में लिख लेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड, बट ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मशीन के नाम से डेबिट होके चलेगा। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अगर मान लो यही मशीन पे मैंने आगे चल के ये मशीन मेरा खराब हो गया। ठीक है सर। ये मशीन क्या हो गया? खराब हो गया। तो मुझे 30th नवंबर 2020 में इस मशीन के साथ रिपेयर करना पड़ा। अब ये रिपेयर मैंने कितने का किया? ये रिपेयर मुझे लग गया टोटल 75,000 का रिपेयर लग गया। बता सकते हो क्या ये रिपेयर को हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। वाई दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज सर ये खर्चा पुट टू यूज होने के बाद के खर्चे हैं। एक बार एसेट पुट टू यूज हो जाए तो पुट टू यूज होने के बाद के सारे खर्चे इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां पे डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस एक्सपेंडिचर? बता सकते हो क्या? सर इसकी एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 75,000।
ठीक। तो मतलब क्या है, क्रक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू केस नंबर वन, अकॉर्डिंग टू केस नंबर वन, व्हाट इज द क्रक्स? क्रक्स इज दिस, दैट पुट टू यूज होने के पहले के खर्चे, पुट टू यूज होने के पहले के खर्चे आर कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड पुट टू यूज होने के बाद के खर्चे इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज डेबिटेड, डेबिटेड in the name of asset, whereas revenue expenditure is debited in the name of expenses। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, बात समझ में आ गई है। तो फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट केस में जंप करेंगे, दैट इज केस नंबर 2। सर डन। चलो, तो व्हाट वाज माय केस नंबर 1? माय केस नंबर 1 वाज पुट टू यूज। मैंने पुट टू यूज को बेस लेकर तुम्हें पूरा चीजें समझाया है कि भाई पुट टू यूज के पहले के खर्चे इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड पुट टू यूज के बाद के खर्चे इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज कैपेसिटी ऑफ मशीन, या एसेट बोल लो, कैपेसिटी ऑफ एसेट। मान लो मैं सेम केस उठा लेता हूं जो मैंने पहले का केस उठाया, सेम टू सेम केस फिर से बना लेते हैं। बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने एसेट परचेस कब किया? मैंने एसेट परचेस किया 1/4/2019 मान के चलते हैं, मशीन परचेस्ड। ठीक, ये मशीन कितने का था? ये मशीन टोटल 7 लाख रुपीस का था। ठीक है सर। इसकी कैपेसिटी क्या थी? इसकी कैपेसिटी ये थी कि ये पूरे साल भर में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है पर ईयर। हर साल 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है सर। मैंने क्या किया, इसे इंस्टॉल कराया। तो इंस्टॉल कराते टाइम मुझे कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मुझे लग गए टोटल 20,000 रुपीज का। और मेरा ये पुट टू यूज कब हो पाया? 15/4/2019 में ये यहाँ पे आके पुट टू यूज में आ गया, मतलब ये यूज होना चालू हो गया। मुझे ये बताओ, व्हाट डज दिस एक्सपेंडिचर मींस? ये कैप इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर को हम कौन सा एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे, बताओ। Capital expenditure. बिल्कुल सही जवाब सर, हम इसे कैपेक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन पुट टू यूज हो गया, हम इसे सालों साल यूज कर रहे हैं, बड़े मजे से यूज कर रहे हैं। आया डेट, नेक्स्ट डेट, दैट इज 15/4/2021। 2 साल बाद ये मशीन थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा, कहीं ना कहीं रिपेयर रिक्वायर्ड थी। तो हमने इसका रिपेयर कराया। एंड रिपेयर दो टाइप के हो सकते थे। एक रिपेयर हो सकता था नॉर्मल रिपेयर, एक नॉर्मल सा रिपेयर हो सकता था। इस नॉर्मल रिपेयर करा लेने से जो मेरा प्रोडक्शन है, जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 1,000 यूनिट पर ईयर रहेगा। ठीक है। और ये नॉर्मल रिपेयर कितना लग गया मुझे? ₹80,000। और एक एडवांस्ड रिपेयर है, एडवांस्ड रिपेयर। ये एडवांस रिपेयर में मुझे ₹1,50,000 देना पड़ेगा। बट इससे जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगा? 1,200 यूनिट्स पर ईयर। देखो भाई, आई हैव टू ऑप्शन। एक नॉर्मल रिपेयर करा लूं, नॉर्मल रिपेयर कराने से 80,000 रुपये मुझे लगेगा। एंड वो 80,000 से जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1,000 यूनिट पर ईयर रहेगा। और एक एडवांस रिपेयर करा लूं जिसमें मुझे 1,50,000 लगेगा। बट एडवांस रिपेयर से मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल रिपेयर से मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एज इट इज है। पहले भी मैं 1,000 प्रोड्यूस कर पा रहा था, अभी भी मैं 1,000 प्रोड्यूस कर पाऊंगा। मतलब नॉर्मल रिपेयर कराने से मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी डज नॉट चेंज। वेयर एज अगर मैं एडवांस रिपेयर कराता हूं देन माय प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 12,000 यूनिट्स पर ईयर। बताओ, ये नॉर्मल रिपेयर को मैं क्या ट्रीट करके चलूं? इसे मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूं कि इसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूं, बताओ। Sir, revenue बिल्कुल expenditure. सर, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे। अगर हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे मतलब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, इसका ये मतलब है हम क्या जर्नल एंट्री मारेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज ऑफ 80,000। लेकिन अगर मान लो हमने एडवांस रिपेयर कराया, तो ये एडवांस रिपेयर को हम क्या मान के चलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, मतलब ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आएगा, इसका क्या मतलब है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी पड़ेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 1,50,000, 1,50,000। मतलब क्या है, समझना भाई बात। पॉइंट नंबर वन, केस नंबर वन मैंने डिस्कस किया, पुट टू यूज होने के पहले के सारे खर्चे इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड पुट टू यूज होने के बाद के सारे खर्चे इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर मैंने केस नंबर टू बनाया, जिसमें पुट टू यूज होने के बाद वाले खर्चे, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन हो रही है, इसका ये मतलब है पहले भी हम 1,000 यूनिट प्रोडक्ट कर पा रहे थे, अभी भी हम 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मेंटेन्ड, ऐसे रिपेयर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. Yes, अब sir. बाकी बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सुमित मुझे न्यू स्टूडेंट लग रहे हैं। यस सर। यस सर, न्यू स्टूडेंट है। ठीक, फटाफट इसे नोट कर लो। माई सेकेंड केस।
हो गया? Sir, done. चलो, केस नंबर 3 इज रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। सेम क्वेश्चन है, सेम केस है। मैंने एक मशीन खरीदा, मैंने खरीदा 1/4/2019 में, और इस मशीन का कैपेसिटी मुझे नहीं पता, बट इस मशीन से मैं टोटल सेल कर सकता हूं, सेल्स हो सकता है मेरा 100 CR, 100 करोड़ का। ठीक है, मैंने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डन बिफोर पुट टू यूज। मैंने रिपेयर कराया। ये रिपेयर दो प्रकार के थे, एक था नॉर्मल रिपेयर। नॉर्मल रिपेयर से कितने का था? नॉर्मल रिपेयर टोटल 80,000 का। नॉर्मल रिपेयर से मेरा जो सेल्स है वो सेल्स एज इट इज रहेगा 100 करोड़ का। लेकिन अगर मैं एडवांस्ड एडवांस्ड रिपेयर करा लेता हूं, एडवांस्ड रिपेयर कितने का? 1,50,000 का, तो मेरा जो नॉर्मल सेल्स है वो बढ़ के 120 करोड़ बन सकता है। तो खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ, जो मैं नॉर्मल रिपेयर करा रहा हूं उसे मैं क्या ट्रीट करके चलूंगा, रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर? Sir, revenue expenditure. बिल्कुल सही है, बिकॉज इससे मेरा सेल बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा। और जो एडवांस रिपेयर मैंने कराया उसको हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल Capital एक्सपेंडिचर। expenditure. बिकॉज उससे, बिल्कुल सही, बिकॉज उससे मेरा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़ गया, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड। पहले मैं 100 करोड़ कमा पा रहा था, बट एडवांस रिपेयर कराने से मैं 120 करोड़ कमाने चालू कर लिया। ठीक है, ये अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम इसे P&L में डालेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम इसे बैलेंस शीट में डालेंगे। मतलब हम क्या एंट्री पास करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। 120 करोड़, सॉरी, 1,50,000, 1,50,000, और यहाँ पे 80,000, 80,000। ठीक सर। सो व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन? मुझे सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हेल्प करो। पहला ऑब्जर्वेशन, ऑल एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज। सारे एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज आर कंसिडर्ड एज व्हाट? बताओ। Capital Capital expenditure. expenditure. Capital expenditure. बिल्कुल सही जवाब है सर, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस आफ्टर पुट टू यूज। आफ्टर पुट टू यूज होने के बाद के सारे खर्चे, उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे खर्चे विच डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑब्लिक रेवेन्यू, और सेकेंड इज विच increases the capacity oblique revenue।
बताओ। जो कैपेसिटी या रेवेन्यू को नहीं बढ़ाता हम उसे क्या ट्रीट करके चलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है, हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। और जो कैपेसिटी या रेवेन्यू को बढ़ा दे हम उसे क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है, हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। सो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन इन लास्ट 3 केसेस। मैंने लास्ट 3 केस तुम्हारे सामने डिस्कस किया और ये 3 केस में मेरा ये ऑब्जर्वेशन निकल के चलता है कि बिफोर पुट टू यूज तो सारे खर्चे क्या हैं? कैपिटल। बट आफ्टर पुट टू यूज में आई कैन क्लासिफाई इट एज जिससे कैपेसिटी बढ़ रहा है या जिससे कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा। जिससे कैपेसिटी या रेवेन्यू बढ़ता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे, और जिससे कैपिटल रेवेन्यू और कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होता हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये एग्जाम्पल बताओ। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग with 500 students sitting कैपेसिटी। बताओ, मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में मेरे 500 स्टूडेंट्स वहां पे बैठ सकते हैं। बताओ, ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को मैं क्या ट्रीट करके चलूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करूं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। बिल्कुल सही जवाब है Capital. सर, हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो किस नाम से डेबिट होगा ये बताओ? बिल्डिंग बिल्डिंग। बिल्कुल सही है, ये बिल्डिंग अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। और ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा बताओ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड। एकदम सही जवाब। नेक्स्ट, मान लो मेरा बिल्डिंग था, मैंने उस बिल्डिंग पे वाइट वॉशिंग किया फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। बताओ, मैंने व्हाइट वॉश किया वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में, व्हाइट वॉशिंग कर लिया। ये मेरा व्हाइट वॉशिंग कौन सा एक्सपेंस होना चाहिए बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Sir, revenue expenditure. गलत जवाब, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होके रहेगा। वाई दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज बिल्डिंग के पुट टू यूज होने से पहले के खर्चा है। इट इज बिफोर पुट टू यूज। बिफोर पुट टू यूज। मैं बिल्डिंग को यूज में डाला थोड़ी ना अभी तक, मैंने सिर्फ अभी तक व्हाइट वॉशिंग किया न्यूली कंस्ट्रक्टेड। मेरा कैसे पता चला मुझे? मैंने बिल्डिंग को पुट टू यूज नहीं किया है, यहां पे मैंने लिखा न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। इसका ये मतलब है कि मेरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था, मैंने उसे व्हाइट वॉश कराया ताकि मैं उसके अंदर जा पाऊं। उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे बिकॉज वो पुट टू यूज होने से पहले के खर्चे हैं। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब ये बिल्डिंग अकाउंट के नाम से डेबिट होगा और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, मैंने क्या किया और व्हाइट वॉशिंग कर लिया। व्हाइट वॉशिंग आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मैंने फिर से व्हाइट वॉशिंग कराया। बताओ, इसे मैं क्या ट्रीट करके चलूं? रेवेन्यू रेवेन्यू। बिल्कुल सही जवाब, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। वाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ। पुट टू यूज के बाद का बिकॉज दिस इज expenditure। आफ्टर पुट टू यूज। एकदम सही है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो किस नाम से डेबिट होगा बताओ?
रिपेयर एक्सपेंस। भाई बिल्डिंग का रिपेयर है एक प्रकार से, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। और ये कहाँ जाएगा बताओ? PNL प्रॉफिट एंड ये Profit and प्रॉफिट एंड loss. लॉस के डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। मान लो मेरा ना बिल्डिंग थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने ना बिल्डिंग में रिपेयर कराया। ठीक सर। रिपेयर कराया तो मैं सोचा भाई एक काम करता हूँ, एक एडिशनल कमरा निकाल लेता हूँ, बच्चे बढ़ गए हैं। तो मैंने क्या किया, एडिशनल कमरा निकाल लिया, एक्स्ट्रा रूम निकाल लिया। रिपेयर प्लस एक्स्ट्रा रूम। एक्स्ट्रा रूम निकालने से मेरा जो कैपेसिटी था, वो कैपेसिटी 500 स्टूडेंट से 550 स्टूडेंट्स की बन गई। 50 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं। तो बताओ ऐसे एक्सपेंडिचर को मैं क्या ट्रीट करके चलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. बिल्कुल सही है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों हुआ बता सकते हो क्या? कैपेसिटी बढ़ गई इसलिए। बिल्कुल सही जवाब। बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ रूम, द कैपेसिटी ऑफ सिटिंग हैज इंक्रीज्ड, बढ़ गई है मेरी कैपेसिटी। नेक्स्ट 5th, मैंने ऐसा रिपेयर कराया जिससे कैपेसिटी 500 ही रहा, 500 कैपेसिटी ही बना रहा। तो बताओ उसे हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? रेवेन्यू Revenue expend. बिल्कुल रेवेन्यू सही है। हम उसे एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। एकदम सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। मैंने क्या किया, मेरा ना जो बिल्डिंग था, कहानी बता रहा हूं तुमको। मेरा जो बिल्डिंग था उसे एक्वायर करने के लिए, या फिर ऐसा पकड़ लूं, मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए मुझे एक लाइसेंस लेना था। लाइसेंस अगर लूंगा नहीं तो फैक्ट्री स्टार्ट होगा नहीं। तो मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड था। तो लाइसेंस के लिए लाइसेंस एक्सपेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। बताओ इसे मैं क्या ट्रीट करके चलूंगा? इस लाइसेंस एक्सपेंस को मैं क्या ट्रीट करके चलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन रीजन बता सकते हो क्या? कैपिटल तो एकदम सही जवाब है, बट रीजन बता सकते हो क्या? सो बिना लाइसेंस के फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही जवाब सर। ये सारे खर्चे बिफोर पुट टू यूज होने से पहले के हैं। बिना लाइसेंस के फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि ये पुट टू यूज होने से पहले के खर्चे हैं। दैट्स वाई इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम इसे बैलेंस शीट में फैक्ट्री के नाम से डेबिट करके चलेंगे। बताओ मेरा ये सारा एग्जाम्पल और मेरा क्रक्स समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फटाफट नोट करो, फिर हम केस नंबर 4 पे जंप करेंगे।
सर डन। चलो, केस नंबर 4। केस नंबर 4, रेकरिंग ऑब्लिक नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। समझना बात, ऐसे खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस विच इज incurred for more than one accounting period। समझना बात, मैंने ऐसा खर्चा कर दिया जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा को बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने एक हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कर लिया। व्हाट इज दिस हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? मैंने क्या किया, गुम्बर वालों को बोला, ग्रैंड गुम्बर वालों को, कि भाई मेरा नाम तुम्हारे नीचे हेडलाइन में डिस्प्ले होना चाहिए फॉर टोटल 2 साल, 2 years 24 months। मेरे से जितना पैसा बन सकता है आप मांग लो, बट एक कंडीशन ये है कि आप 2 साल तक मेरा नाम नीचे हेडलाइन में डिस्प्ले करेंगे। तो ग्रैंड गुम्बर वाले बोले ओके ठीक है। मैंने उससे 3 लाख रुपए दिया फॉर डिस्प्लेइंग माई नेम फॉर 2 years। ये बताओ क्या ये खर्चा हर साल हो रहा है, हर अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है, या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है? बताओ। Sir, more than one accounting period. बिल्कुल सही है। ऐसे खर्चों को मैं क्या ट्रीट करके चलूंगा? सर ऐसे खर्चों को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलूंगा, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी amortized विल बी amortized या फिर depreciated ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब अगर 2 साल का खर्चा है तो 2 साल में हम उसे क्या कर देंगे? डेप्रीशिएट कर देंगे, एमोटाइज्ड कर देंगे। 3 साल का खर्चा है तो 3 साल में हम उसे इक्वली अमोटाइज्ड कर देंगे। 4 साल का है तो 4 साल में हम उसे अमोटाइज कर देंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, यस सर। अगर कोई खर्चा विच इज फॉर लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर ऐसे खर्चे हैं जो वन अकाउंटिंग पीरियड से कम के हैं, जिसे हम रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग मतलब हर साल होता है ये खर्चा। जैसे सैलरी हर साल पटाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी हर साल पटाना होता है, रेंट हर साल पटाना होता है, इनफैक्ट हर महीना पटाना होता है।
तो ऐसे खर्चों को हम रेकरिंग बोलते हैं, जो हर साल हर साल हर साल हर साल हर साल हो रहा है। अगर ऐसे खर्चे हैं जो हर साल हो रहा है, तो हम उसे क्या ट्रीट करके चलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और डायरेक्ट पी एंड एल अकाउंट में डाल देंगे। तो केस नंबर 4 ये है कि अगर ऐसे खर्चे हैं जो नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग मतलब 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, 10 साल में एक बार होने वाले खर्चे, ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसे खर्चे अमोर्टाइज्ड हो जाते हैं, डेप्रीशिएट हो जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस के लाइफ टाइम में डेप्रीशिएट हो जाते हैं। और ऐसे खर्चे जो एक अकाउंटिंग पीरियड से भी कम होते हैं, जैसे सैलरी, लेबर, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, उसको हम क्या ट्रीट करके चलते हैं? रेवेन्यू, बिकॉज इट इज रेकरिंग इन नेचर। और अपन उस सारे खर्चों को पी एंड एल अकाउंट में डाल देते हैं। ओके सर, नोट कर लो फटाफट, फिर केस नंबर 5 डिस्कस करते हैं। Sir, done. चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में हम एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं क्या परचेज करता हूं, मान लो परचेज्ड फर्नीचर। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैंने फर्नीचर परचेज किया फॉर सेल, तो बताओ इसे हम क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल या एक्सपेंडिचर। क्या आप बात कर रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों ट्रीट करेंगे? बिकॉज हमने फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है, दैट्स व्हाई दिस फर्नीचर एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो हमने एक कंप्यूटर परचेज कर लिया, बताओ ये कंप्यूटर मेरे लिए क्या होगा? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल। बिल्कुल सही है, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलेंगे। ऐसा एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग वाले क्लास में भी दिया था तुमको, एकदम स्टार्टिंग बेसिक क्लास। बिल्कुल सर। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है। एक कंप्यूटर वाला अगर कंप्यूटर खरीदता है, तो बताओ उसके लिए क्या होगा वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure. बिल्कुल सही है। और एक कंप्यूटर वाला अगर फर्नीचर खरीदता है तो?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही जवाब। फटाफट ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। सर डन। चलो, केस नंबर 6। मटेरियलिटी। मान लो मैंने एक कैलकुलेटर खरीद लिया। कैलकुलेटर कितने का था? ₹300। बताओ, इसे हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल या रेवेन्यू? मैं टीचर हूं, मुझे कैलकुलेटर चाहिए था, मैंने ₹300 का कैलकुलेटर खरीद लिया। ये एक्सपेंसेस क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। गलत जवाब सर, हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? खुद सोचो, मैं साल भर में 50 लाख या 60 लाख रुपए कमा लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, और 50 लाख और 60 लाख कमाने वाले इंसान के लिए ₹300 का कैलकुलेटर, क्या मैं इसे कैपिटल ट्रीट करके बैलेंस शीट में रखूंगा क्या? बताओ। ₹300, मुझे तो शर्म आ जाएगी नो भाई, सर। एसेट है। बिल्कुल नहीं रखूंगा। ₹300 को मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में खड़ा करके दिखाऊंगा तो मुझे तो शर्म आ जाएगी अपनी बैलेंस शीट देखने में। इसलिए हम इसे क्या ट्रीट करके चलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ₹300 को हमेशा रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लो मेरा टर्नओवर केवल 1 लाख रुपए का है साल भर में, तो 1 लाख वाले के लिए कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए तो कैलकुलेटर वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके लिए जो ₹300 खर्चा हो रहा है, इसे हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मान लो जिसका टर्नओवर साल भर में 500 करोड़ का हो रहा है, उसके लिए तो कैलकुलेटर जैसी बातें तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, उसके लिए वेरी लेस इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वालों के लिए हम कैलकुलेटर का ₹300 कहां डाल के चलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल के चलेंगे। मतलब कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं, मटेरियलिटी देखो, मटेरियलिटी किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक जन के लिए कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ₹300 उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उसे कैपिटलाइज करता है। और एक जन के लिए ₹300 वेरी नॉमिनल है, वो उसे क्या करके चलता है? रेवेन्यू में डाल के चलता है। बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो कुल मिला के मैंने टोटल 6 केसेस तुमको बताए हैं कि भाई हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई हैव टॉट यू 6 डिफरेंट केसेस। एक बार हम इस 6 केस को फिर से रिवाइज करते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, पुट टू यूज होने से पहले के खर्चों को क्या बोला जाता है? बताओ। कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। पुट टू यूज होने के बाद वाले खर्चे जिससे कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू। बिल्कुल सही बात है। पुट टू यूज होने के बाद वाले खर्चे जिससे कैपेसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है,
हम उसे क्या बोलेंगे बताओ? कैपिटल कैपिटल बिल्कुल सही बात है। जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, नॉन रेकरिंग मतलब 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 10 साल में एक बार होने वाले खर्चे हैं नॉन रेकरिंग, उसे हम क्या ट्रीट करके चलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है। और जो हर साल होते हैं रेकरिंग रेकरिंग एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट करके चलेंगे? रिवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है। एक के लिए फर्नीचर एसेट होता है और एक के लिए फर्नीचर गुड्स होता है। एक के लिए वो कैपिटलाइज होता है और एक के लिए वो क्या होता है? रेवेन्यू। तो नेचर ऑफ बिजनेस को भी हम कंसिडर करके चलेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस से हम चीजों को समझ पाएंगे कि क्या कैपिटल है और क्या रेवेन्यू है। और लास्ट केस इज मटेरियलिटी, कि भाई हम चीजों की मटेरियलिटी को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सपेंस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अब तुम बोलोगे सर ये मटेरियलिटी में तो लड़ाई है। हाँ, तो मैं मना नहीं कर रहा, ये मटेरियलिटी में लड़ाई है। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग व्यू हो सकता है। तो वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मटेरियलिटी को एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि भाई सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियलिटी अलग हो सकता है, संगम के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियलिटी अलग हो सकता है, शगुन के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियलिटी अलग हो सकता है, अंशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियलिटी अलग हो सकता है, साक्षी के अलग हो सकता है, मिताली और सोनाली का अलग हो सकता है। तो भाई हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियलिटी चेंज होते रहता है। मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। बताओ बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। फटाफट नोट करो, फिर हम इक्का दुक्का एग्जाम्पल डिस्कस करके चलेंगे। Sir, done. ठीक, मेरे पास फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में मेरे पास क्या होते हैं? लेबर। ठीक, लेबर का हम क्या देते हैं बताओ? वेजेस। वेजेस देते हैं। ठीक, ये लेबर को ध्यान रखने के लिए एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर मतलब एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को हम क्या देके चलते हैं? Salary. सैलरी देके चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो वेजेस एक्सपेंस है और ये जो सैलरी एक्सपेंस है, ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताओ। रेवेन्यू Sir, एक्सपेंडिचर। revenue expenditure. रेवेन्यू वाई एक्सपेंडिचर। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज दिस इज रेकरिंग इन नेचर। हमें हर महीना, हर दिन, हर साल ये पैसे देने होते हैं। ये रेकरिंग इन नेचर है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम एम्प्लॉय को इकट्ठा 5 लाख दे दिए, बोले चल 10 साल तक कुछ मत बोलना। अब ऐसा नहीं होता कभी। हमें हर बार पैसे देने होते हैं। ये रेकरिंग इन नेचर होता है। दैट्स वाई हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक बात है। मान लो मैंने एक ऐसा एक्सपेंसेस कर लिया विच विल रिड्यूस माई वर्किंग एक्सपेंसेस। मैंने एक ऐसे खर्चे कर लिए जो मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर ले। इसका क्या मतलब है? मैंने एक मशीन सेटअप कर लिया यहां पे, और मशीन सेटअप करने से जो मेरे लेबर और एम्प्लॉय के खर्चे हो रहे थे, वर्किंग एक्सपेंसेस हो रहा था, इसे हम वर्किंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये वर्किंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे खर्चे जिससे मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस
रिड्यूस हो जाए उसको हम क्या बोल के चलेंगे बताओ? Capital बिल्कुल expenditure. सही जवाब सुमित, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब हमने जो मशीन सेटअप किया उससे मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गया, वर्किंग एक्सपेंसेस बिकम्स जीरो। दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस, उसी को ही हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोल के चलते हैं। मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अलग तरीके से भी बोल सकता था। मैं बोल सकता था आई हैव परचेज्ड अ मशीन, इट इज ऑल्सो मेंट एज कैपिटल एक्सपेंसेस। बट मैंने इसे एक अलग नजरियों से देख के बताया तुमको कि मैंने ऐसा खर्चा किया, मैं मशीन परचेज कर रहा हूं नहीं बोला मैंने बोला मैंने ऐसा खर्चा किया जिससे मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गया। मतलब कुल मिला के मैंने मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक में स्विच कर लिया, मशीन परचेज कर लिया, वर्किंग एक्सपेंसेस उससे कम हो जाते हैं। ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोल के चलते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो मैंने एक परचेज्ड सेकंड हैंड कार, मैंने एक सेकंड हैंड कार परचेज कर लिया। मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड है, भले वो सेकंड हैंड है, कोई और यूज कर चुका है, बट स्टिल मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड है। ये कौन सा एक्सपेंसेस होगा बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल? सोचो 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 Capital. सोचो। बिल्कुल सही जवाब सर, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के चलेंगे। वाई दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज भले ये सेकेंड हैंड है बट मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड है। मैं तो इसे पहली बार यूज करूंगा, बार बार थोड़ी ना सेकेंड हैंड कार खरीदूंगा, एक ही बार खरीदा है मैंने, तो दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो मैंने ओवर हॉइलिंग का काम किया, ओवर हॉइलिंग ऑन सेकेंड हैंड कार। ओवर हॉइलिंग का क्या मतलब है? तेल वेल डाला, रिपेयर करवाया सेकेंड हैंड कार के लिए। जो सेकेंड हैंड कार मैंने परचेस किया था उसका तेल डलवाया, तेल चेंज करवाया, ओवर हॉइलिंग कराया ताकि मैं उसे अच्छे से यूज कर सकूं। बताओ ओवर हॉइलिंग एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड कार क्या ट्रीट किया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital. बिल्कुल सही जवाब, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू क्यों नहीं ट्रीट किया जाएगा? बिकॉज भले ये सेकेंड हैंड कार है बट मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड है, और इसे पुट टू यूज करने से पहले ये ओवर ऑयलिंग इज नेसेसरी। ये ओवर ऑयलिंग अगर मैं नहीं कराता हूं तो मैं इसे पुट टू यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ओवर ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज माई एंटायर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल बनाएंगे। आज के लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क इज दिस कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एकदम थॉरो रिवीजन करके आएंगे कि कैसे कैसे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, हाउ वी सेपरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हाउ वी सेपरेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुद्दा ये है व्हाई वी आर सेपरेटिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू। मुद्दा ये है कि कैपिटल गोज इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू गोज इन प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स व्हाई separation is necessary, segregation is necessary। तो ये सारे 6 केसेस हैं, टोटल 6 केस मैंने तुमको बताया। ये 6 केस को रिवाइज करोगे, मेरे एग्जाम्पल्स को रिवाइज करोगे, बाकी हम कल डिस्कस करके चलेंगे इसके क्वेश्चंस। बताओ कोई डाउट किसी भी बच्चों को? No, sir. No, sir. 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, सारे बच्चे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 9:25 में लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे।